नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर। आज का हमारा जो कंटेंट है वो है वैज्ञानिक पद्धति के चरण, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन हमारा क्रमबद्ध हो, व्यवस्थित हो, तार्किक हो, निश्चित चरणों के अनुसार हो, ये आवश्यक है। और अधिक से अधिक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए अनुसंधान करना जो करता थे, उन्होंने समय समय पर कुछ चरण निश्चित किए कि भाई हमारा अध्ययन जो है अगर क्रमबद्ध, व्यवस्थित और तार्किक होना चाहिए तो हम किन चरणों से होकर गुजरेंगे तो हमें हमारा जो अध्ययन है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित मिलेगा। तो ये जो चरण है ये वैज्ञानिक पद्धति के कुछ चरण कहलाए, जो कि होना आवश्यक है अध्ययन में, तभी आपका जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक कहलाएगा। ये जो चरण है इनकी जब हमने बात करी तो कुछ सामने आई हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। पहला हम लेते हैं समस्या का चयन। वैज्ञानिक अपने विषय, ज्ञान और जो साहित्य उसके पास उपलब्ध होता है या उसकी जो क्षमता होती है उसके आधार पर सबसे पहले किसी भी समस्या का चयन करता है और साथ ही साथ किस समस्या का वो अध्ययन करना चाहता है उसका भी चयन करता है। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन में समस्या का चयन करना ही आगे के सारे चरणों को हमारा प्रभावित करता है। इसलिए समस्या के चयन में ये देखना जरूरी है कि समस्या से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र क्या होगा। वास्तव में जो समस्या है उससे संबंधित साहित्य हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है, पहले कभी उस समस्या का अध्ययन हुआ है या नहीं है, ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और इन समस्याओं का जो चयन है वो वैज्ञानिक अपनी ज्ञान, रुचि और जिज्ञासा जो भी होती है उस पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो जो भी समस्या हम लोग उसका चयन करते हैं, हर वैज्ञानिक को ये ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए कि उसके संबंधित जो जानकारियां हैं वो पहले से उपलब्ध है या नहीं है, उसका क्षेत्र क्या है ना, तो तभी उसी के आधार पर उस समस्या का चयन करना चाहिए। दूसरा है उद्देश्य का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब वैज्ञानिक जो अध्ययन पद्धति होती है उसका सबसे दूसरा जो महत्वपूर्ण चरण होता है वो समस्या से संबंधित उसी से क्या होता है, हमारे उद्देश्य निश्चित करने होते हैं। किसी भी समस्या से संबंधित अध्ययन मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। पहला होता है उसका सामान्य उद्देश्य, दूसरा हो सकता है विशिष्ट उद्देश्य। उद्देश्य तय हो जाने के अध्ययन के समय धन और श्रम की भी बचत होती है। जब हमारा उद्देश्य तय हो जाता है तो समय, धन और श्रम तीनों की ही बचत हो जाती है। अगर समस्या का सर्वप्रथम अध्ययन किया जा रहा है तो उद्देश्य क्या होगा, सामान्य होगा। लेकिन जैसे जैसे समस्या से संबंधित जानकारी हमारे पास बढ़ती जाती है वैसे ही अध्ययन के उद्देश्य अधिक स्पष्ट भी होते जाते हैं और सुनिश्चित भी होते जाते हैं। इसी के साथ साथ अध्ययन जो है हमारा वो भी क्या होता है, स्पष्ट, सुनिश्चित और विशिष्ट होता जाता है। तीसरा जो वैज्ञानिक पद्धति का जो हमारा चरण है वो है प्राकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन प्राकल्पना से प्रारंभ होता है। प्राकल्पना क्या होता है, एक कच्चा सिद्धांत होता है, टेंटेटिव आइडिया होता है, जिसकी सत्यता की जांच वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा की जा सकती है और सत्यता सिद्ध होने पर वो क्या बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है। अब कौन कौन से तथ्य एकत्रित करने हैं, तथ्यों में परस्पर कार्य कारण संबंध की जांच करनी है, तथ्यों में कौन कौन से कारक हो सकते हैं, उनके परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, ये सब वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन में पूर्व निश्चित होना आवश्यक है। यानी आपको पहले से ही ये निश्चित करना पड़ेगा। अध्ययन की दिशा क्या होगी, उसका लक्ष्य, अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन से संबंधित तथ्य, उनमें परस्पर संबंध कैसे होंगे, ये आदि दिशा निर्देशन क्या होता है, ये कौन करता है, प्राकल्पना करती है। इसलिए प्राकल्पना का निर्माण करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये सभी चीजें संभव नहीं है।
प्राकल्पना के अभाव में वैज्ञानिक अपने अध्ययन में क्रमबद्धता और व्यवस्थितता नहीं बनाए रख सकता। प्राकल्पना का निर्धारण करने के बाद ही आपका जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक होगा और अध्ययन में क्रमबद्धता या व्यवस्थितता आएगी। चौथा जो इसका चरण है वो है अध्ययन चयन। जो अध्ययन क्षेत्र है उसका चयन, सिलेक्शन ऑफ द यूनिवर्स। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि प्राकल्पना के निर्माण के बाद ऐसे अध्ययन क्षेत्र का चयन किया जाता है जहां प्राकल्पना से संबंधित तथ्य हमारे क्या हो, उपलब्ध हो। वे क्षेत्र का चयन करना है कि जहां पर प्राकल्पना से संबंधित हमें तथ्य मिल सके। प्राकल्पना की जांच करने के लिए अध्ययन का क्षेत्र का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, जिस पर वास्तविक तथ्यों का संकलन और प्राकल्पना की सत्यता की जांच निर्भर करती है। अगर ये गलत कर लिया आपने तो आगे का सारा जो आपका अध्ययन है वो बेकार हो जाएगा। अध्ययन का क्षेत्र कभी जो आकार है उसका भी वो लघु भी हो सकता है और वृहत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर क्षेत्र बहुत बड़ा है तो क्या करते हैं, ऐसे में निदर्शन विधि से तथ्यों का एकत्रण करते हैं और उसमें से सीमित इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। इससे संबंधित तथ्य और जानकारी एकत्र कर ली जाती है। तो अध्ययन क्षेत्र का चयन जो है वो भी क्या है, एक महत्वपूर्ण चरण है। उसके बाद होता है प्रविधियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, कि आप कौन कौन सी टेक्निक्स का चुनाव करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार जब अध्ययन करते हैं अपन, तो अध्ययन के क्षेत्र से तथ्यों का संकलन करने के लिए बहुत सारे यंत्रों का या प्रविधियों का हमको उपयोग किया जाता है। तथ्य संकलन के लिए प्रविधियों का उपयोग इस बात पर निर्भर करेगा कि अध्ययन के क्षेत्र की प्रकृति कैसी है, आपकी अध्ययन के क्षेत्र की प्रकृति कैसी है, आपकी प्राकल्पना कैसी है, आपका सूचनादाता शिक्षित है या अशिक्षित है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम क्या निर्धारित करते हैं कि हमारी जो सिलेक्शन की टेक्निक है वो कैसी होनी चाहिए। आगे का जो चरण है वह है अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। तो गुडे एंड हार्ट जो बहुत प्रमुख समाजशास्त्री थे, उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक अध्ययन जो है हमारा वो अवलोकन से ही प्रारंभ होता है और अपनी प्रामाणिकता के लिए अवलोकन पर ही आकर समाप्त हो जाता है। जो हमारा वास्तविक अध्ययन जो है वो वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन के क्षेत्र और इकाइयों के अवलोकन से प्रारंभ होता है। इन्होंने बताया अवलोकन द्वारा वैज्ञानिक सत्य का पता लगा लेता है। वह अवलोकन कैसे करेगा, नियंत्रित करेगा या अनियंत्रित अवलोकन करेगा, सहभागी या असहभागी अवलोकन करेगा, ये सब चीज़ें इस बात पर निर्भर करती है कि भाई उनकी समस्या क्या है और तथ्यों की प्रकृति कैसी होगी। तो इन सब चीज़ों को वो ध्यान में किस आधार पर करता है, तथ्यों का संकलन अवलोकन के आधार पर। फिर आपकी आगे आती है तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का संकलन करते समय कुछ बातें हैं उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। वैज्ञानिक को तथ्य पहली बात निष्पक्ष रूप से एकत्र करना चाहिए। अगर पक्षपात रूप से तथ्य एकत्र किए जाएंगे तो अध्ययन वैज्ञानिक नहीं कहलाएगा बल्कि अवैज्ञानिक होगा। साथ ही साथ वैज्ञानिक को अपने स्वार्थ, विश्वास, उसका मूल्य, उसकी संस्कृति, धारणा क्या है, सबसे स्वतंत्र होकर के क्या करना पड़ेगा, तथ्यों को वस्तुनिष्ठ रूप से संकलित करना होगा। तभी उसका अध्ययन क्या होगा, सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय हो पाएगा। तो वैज्ञानिक पद्धति जो है वो क्या है, उसमें वस्तुनिष्ठ तथ्य एकत्र करने होते हैं, ना कि व्यक्तिपरक तथ्य। और तथ्यों का संकलन जो चरण है वो सबसे लंबा और महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर जरा सी भी गलती हुई तो परिणाम जो होंगे या अध्ययन होगा वो हमारा असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये तथ्यों का संकलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे आता है तथ्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब वैज्ञानिक पद्धति में हमने तथ्यों के परस्पर कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, तथ्य जो आंकड़े या हमने सामग्री जो एकत्र की है उसको वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। अध्ययन में प्राकल्पना की जांच तब तक नहीं कर सकते हम जब तक तथ्य जो है उनको गुण और संबंधों के आधार पर हम वर्गीकृत नहीं कर लें या उनका क्लासिफिकेशन नहीं कर लें।
एक गुण के तथ्यों को हमेशा एक वर्ग में रखा जाता है। उसके बाद ही तथ्यों में एक परस्पर गुण और संबंध, सह संबंध क्या है, कारण प्रभाव क्या है आदि का कारण जो भी है हम अध्ययन करते हैं वो हमारा सरल हो पाता है। यदि वर्गीकरण नहीं करेंगे तो अध्ययन में बड़ी ही कठिनाई या परेशानी आएगी। तो तथ्यों के वर्गीकरण के बाद जो चरण आता है वो है सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है सामान्यीकरण या प्राकल्पना की जांच का चरण भी इसको कह सकते हैं। इस चरण में तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीकरण और संगठन के आधार पर प्रारंभ में प्रतिपादित प्राकल्पना की जांच की जाती है। अगर पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हो जाती है तो वैज्ञानिक उस प्राकल्पना को एक सिद्धांत या नियम के रूप में प्रतिपादित कर देता है, और अगर प्राकल्पना असत्य सिद्ध हो जाती है तो नए सिद्धांत या नियमों को प्रतिपादित किया जाता है, और पूर्व में धारणाओं जो बनी हुई है या सिद्धांत बने हुए उनको रद्द कर दिया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति का उद्देश्य क्या है कि तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण और सिद्धांतीकरण करना है। आखिरी आता है प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट। प्रतिवेदन में अनुसंधान करता क्या करता है कि प्रारंभ से लेकर के प्राकल्पना की जांच तक जो कुछ उसने किया है उसको क्या करना चाहिए, लिपिबद्ध कर देना चाहिए। प्रतिवेदन में अनुसंधानकर्ता स्पष्ट रूप से बताता है कि उसने समस्या का चयन कैसे किया, कौन कौन से उसके उद्देश्य निश्चित किए, कौन कौन सी प्राकल्पना का निर्माण किया, अध्ययन में वर्गीकरण, सारणीकरण और सामान्यीकरण का वर्णन भी बताता है। वो अपनी व्याख्या प्रतिवेदन में करने के साथ साथ अध्ययन की सीमाएं और कठिनाइयों का उल्लेख भी करता है कि उसे क्या सीमाएं ध्यान में रखी और क्या क्या कठिनाइयां उसने फेस करी है। अंत में अनुसंधानकर्ता क्या करता है, सुझाव भी देता है कि भविष्य में वैज्ञानिक पद्धति से कौन कौन से अध्ययन और अनुसंधान करने संभव है, इन वैज्ञानिक पद्धति से कौन कौन से अनुसंधान किए जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे चरण हैं जो कि साइंटिफिक मेथड जो है अनुसंधान पद्धति है उनके चरण कहलाते हैं, जिनसे होकर के एक अनुसंधानकर्ता गुजरता है। धन्यवाद।